हम पढ़ रहे थे यूएस की हेजेमनी, और हेजेमनी में हम दो तरह की पावर की बात कर रहे थे, एक हार्ड पावर एंड एक सॉफ्ट पावर। हार्ड के पावर के रूप में आप मिलिट्री और उससे संबंधित जो पावर होती है उसे हम हार्ड पावर के रूप में लेते हैं। इकोनॉमिक पावर है, ये भी हार्ड पावर में आती है। सॉफ्ट पावर में जैसे आपकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो या आपकी कल्चरल डोमिनेंस हो ज़्यादा, ये आपके सॉफ्ट कल्चर होते हैं। या आपकी जैसे मेडिकल साइंस आपका बहुत ज़्यादा तेज हो, अमेरिका में इलाज करवाने के लिए कैंसर के मरीज अक्सर जाते हैं, तो ये इस तरह की जो डोमिनेंस होती है कि आप दवाओं में बहुत आगे हो, आपका जो फिल्में हैं वो सारे विश्व में देखी जाती हों, इस तरह का डोमिनेंस सॉफ्ट पावर का डोमिनेंस है। तो हम हार्ड पावर में देखते हैं कि उसकी क्या विशेषताएं हैं। द रूट ऑफ द वर्ड हेजेमनी लाइज इन क्लासिकल ग्रीक। जो रूट है हेजेमनी की वो हम ग्रीक में देखते हैं। दिस वर्ड इम्प्लाइज द लीडरशिप और predominance of one state and one was originally used to denote the preponderant position of Athens। आपको मैंने 11वीं में पढ़ाया था, ग्रीक जो के पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियन थे या ग्रीक जो कल्चर था वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंस था ईसा मसीह के जन्म से पहले की जब सदी हम देखते हैं। अरिस्टोटल है, प्लेटो है, सिकंदर महान है, वो सब ग्रीक में ही पैदा हुए। तो हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम एशियन टाइम में ग्रीक का डोमिनेंस था। लेकिन वर्तमान में किसका डोमिनेंस है ये हम पढ़ते हैं। Therefore, if we wanted to understand world politics, अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स को जानना चाहते हैं, it is necessary that we understand the distribution of power among the countries of the world। तो हमें जानना होगा कि भिन्न भिन्न देशों के बीच कितनी पावर है। फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द कोल्ड वार 1945 to 91 पावर वाज डिवाइडेड बिटवीन द टू ग्रुप country and the US and Soviet Union represent the two camps or center of power in international politics during that period। अगर हम 1945 से 91 की बात करें तो दो ही ग्रुप थे और वो ग्रुप थे यूएस और सोवियत यूनियन। और इसमें दो कैंप भी ये बट गए थे क्योंकि बहुत सारे देश जो हैं वो अमेरिका और रशिया के एलीज बन चुके थे, साथी बन चुके थे। द कोलैप्स ऑफ द, अब सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, सेकंड चैप्टर में आप पढ़ोगे। अब एक पावर रहेगी द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। समटाइम्स द इंटरनेशनल सिस्टम डोमिनेटेड बाय ए सोल सुपर पावर और ए हाइपर पावर इज कॉल्ड यूनिपोलर वर्ल्ड। जब सारा संसार सारे संसार में एक ही पावर हो, एक ही सर्वोच्च शक्ति हो, ऐसे वर्ल्ड को यूनिपोलर कहा जाता है। बाइपोलर के बारे में तो आप पढ़ ही चुके हो, ठीक है। बाइपोलर में तो दो शक्तियां थी, अब एक है। टुडे हैज मिलिट्री कैपेबिलिटी दैट कैन रीच एनी पॉइंट ऑन ए प्लेनेट। अमेरिका के पास आज इतनी कैपेबिलिटी है कि उसके जो हथियार हैं वो दुनिया में कहीं भी पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। ये नहीं है कि कोई भी ऐसी स्टेट बची हो जो अमेरिका के अटैक से बची हो। और द लीडर ऑफ प्रोमिनेंस ऑफ वन स्टेट वाज ओरिजिनली यूज्ड टू डोनेट द प्रोपोंडेंट पोजीशन ऑफ एथेंस। ये भी देखा कि जो एथेंस के लीडर थे वो एक डोमिनेंस था, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। थस द फर्स्ट मीनिंग ऑफ हेजेमनी, इसलिए हेजेमनी का क्या मीनिंग है, रिलेशन टू, हेजेमनी रिलेट टू द रिलेशंस, संबंधों से है। एक में जो संबंध रखने वाला बहुत कमजोर और दूसरा बहुत ताकतवर हो। तो ये कॉन्सेप्ट एथेंस से आया है, ये आप मीनिंग याद कर लेना इसका। उसके बाद है बैलेंस ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी बिटवीन टू स्टेट। जब वो दो देशों के बीच में संबंध हो तो ये देखा जाता है कि इनमें से मिलिट्री पावर किसके पास है। इट इज दिस नोशन ऑफ हेजेमनी एज मिलिट्री प्रोपोंडेंस दैट इज स्पेशली जर्मन्स टू द करंट पोजीशन एंड रोल ऑफ यूएस इन पॉलिटिक्स। और इस तरह से जो ग्रीक की एशियंट पीरियड में डोमिनेंस था, अब जो है मिलिट्री रूप से अमेरिका का स्थान है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। डू यू रिमेंबर ऐशे हु लोस्ट हिज
लैग्स इन द अमेरिकन मिसाइल। क्या आपने आयशा के बारे में सुना जिसने अमेरिका की मिसाइल के अटैक हुए थे और उसने अपनी टांग खो दी थी? इट इज हार्ड पावर हेजमनी दैट इज ब्रोकन आयशा बॉडी इफ नॉट हर सेपरेट। और आयशा किसी और देश में रह रही है, मतलब ये है कि आप अपने देश में बैठे हुए भी अमेरिका के अटैक से सुरक्षित नहीं हैं। The bedrocks of the contemporary US power lies in the overwhelming superiority of its military power। और आज क्या है, यूएस जो है अपनी पावर, मिलिट्री पावर से खुश है क्योंकि वो सुपर पावर उसके पास है। अमेरिकन मिलिट्री डोमिनेंस टुडे इन बोथ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। देखो ये समझना जरूरी है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण पावरफुल, इसका मतलब होता है कि उससे ऊपर कोई पावरफुल ना हो। रिलेटिव का मतलब होता है, ये ही काउंट होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, कि आप इसको एक उदाहरण से समझ सकते हो। ये एक लंबी रेखा है मान लो, और ये एक मतलब दिखाती है कि आप पावरफुल हो, बट अगर इससे ऊपर एक लाइन लग जाए तो इसका मतलब इसकी पावर घट गई। तो ये रिलेटिव यही पावर होती है कि आप पावरफुल हो, लेकिन जब आपके सामने कोई और बड़ा पावरफुल आ जाता है तो आपकी शक्ति कितनी है उसे हम रिलेटिव पावर कहते हैं। एब्सोल्यूट है, अब हमारे भारत जैसे देश की तो पावर रिलेटिव है, क्योंकि मान लो भूटान से तो हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से तो हम बहुत पावरफुल हैं, बट जैसे ही बात आती है चाइना की, बात आती है अमेरिका की, बात आती है रशिया की, हमारी पावर कम हो जाती है। ये रिलेटिव पावर होती है। लेकिन अमेरिका रिलेटिव पावर में भी सबसे ऊपर है, उसके बराबर का कोई नहीं है, और आपका जो एब्सोल्यूट पावर भी उसके पास है। इन एब्सोल्यूट टर्म द यूएस टुडे हैज मिलिट्री कैपेबिलिटी दैट कैन रीच एनी पॉइंट टू द प्लेनेट। मतलब कहीं भी जाकर कहीं भी तबाही कर सकती है, ऐसा कोई दुनिया का पॉइंट नहीं रहा जो अमेरिका के अटैक्स को रोक सके या उससे बच सके। बात यह है कि ये उससे बच सके। टुडे हैज मिलिट्री कैपेबिलिटी दैट कैन रीच एनी पॉइंट ऑफ द प्लेनेट एक्यूरेटली, लेथली एंड इन रियल टाइम। मतलब सही समय पर सही स्थान पर पहुंच सकती है और सही टाइम पर पहुंच सकती है। ठीक है ना। मान लो रशिया पर उसे अटैक करने हैं और उसके ये है कि 12:30 पर करने हैं, तो वो ऐसा कर सकता है। मतलब एक्चुअल टाइम भी उसके कंट्रोल में है। देयर बाय क्रिपलिंग द एडवर्सरी वाइल इट्स ओन फोर्स आर शेल्टर to the extent possible from the danger of war. But even more awesome than the absolute capability of US is the fact that no other power today can remotely match them. और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी की भी पावर उससे मैच खाती नहीं है। चाहे भारत के पास मिसाइल्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं, यूएसएसआर के पास है, लेकिन यूएसए से किसी का मेल नहीं। अभी किम जोंग बड़े उछल रहे थे जो उत्तर कोरिया के, मैं अमेरिका पे ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन अमेरिका के पास के का 1000वां हिस्सा भी उनके पास नहीं है। द यूएस टुडे स्पेंड मोर ऑन इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी देन द नेक्स्ट 12 पावर कंबाइन। आज भी यूएस जो है अपनी मिलिट्री पर इतना खर्च करता है कि 12 देश खर्चते होंगे। जो 12 बड़े देश हैं वो इतना पैसा खर्चते हैं उन पे, मिलिट्री पे। उसके बाद है फर्दर मोर ए लार्ज चंक ऑफ द पेंटागन बजट। पेंटागन ऐसा भवन है जहां पर उसकी डिफेंस मिनिस्ट्री है। डिफेंस से रिलेटेड सारे भी दस्तावेज, हथियार वहीं होते हैं। उसका एक अलग बजट होता है। बजट गोज इनटू मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और बहुत बड़ा बजट का हिस्सा मिलिट्री की रिसर्च और डेवलपमेंट पे होता है। ये नहीं कि आज भी आपके जो सैनिक हैं वो पुराने हथियार, पुरानी गोलियों के साथ लड़ रहे हैं, उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट पुरानी है, या आपके टैंक जो हैं 10-10 साल पुराने हैं। नहीं, बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी आपके पास होगी। मान लो आपने एक रडार बनाई। रडार वो होती है जो मिसाइल का चेकअप करती है कि आपके देश की तरफ मिसाइल आ रही है। ठीक है, वो 1 साल भर पहले बनाई, जिसकी
विजन 12 किलोमीटर था, ठीक है, 12 किलोमीटर तक वो देख सकते थे। वो ये नहीं कि 12 पे रुक जाएंगे और आप संतुष्ट हो जाओगे, अगली साल वो ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे कि 100 किलोमीटर तक का एरिया वो कवर कर सके, ठीक है ना। तो एक बड़ा टाइम वो रिसर्च पे बहुत ज़्यादा लगाते हैं, टेक्नोलॉजी पे बहुत लगाते हैं। उनके बैग में ऐसे ऐसे सामान होता है, जो सैनिक होते हैं कई दिनों तो भूखा रह सकते हैं, बचे रह सकते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। ओके, बजट गोज इनटू मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इन अदर वर्ड टेक्नोलॉजी। थस द मिलिट्री डोमिनेंस ऑफ द यूएसए इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन हायर मिलिट्री स्पेंडिंग बट ऑन ए, ये ही नहीं है कि वो खर्च ज़्यादा करते हैं, बल्कि खर्च के साथ वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों गैप कवर करते हैं। क्वांटिटी में का मतलब होता है हथियार भी बहुत ज़्यादा हैं, और क्वालिटेटिव का मतलब क्वालिटी के भी हैं। उनकी टेक्नोलॉजी का कोई सानी नहीं है, मतलब दूसरी किसी देश की टेक्नोलॉजी उनके आसपास भी नहीं है। ए टेक्नोलॉजिकल chasm that no other power can at present convincingly span. Undoubtedly, the U.S. invasion on Iraq revealed several American vulnerability. और ये हमें पता चल चुका है, जब इराक पे हमले किए गए तो संसार चौंक गया कि इतने बड़े इतने एक्यूरेट, इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी इनके पास है। The US has not been able to force the Iraqi people into submitting to the occupation force of the US-led coalition. To fully understand the nature of American weakness, however, we need to have a historical perspective. Imperial power through history have used military forces to accomplish only 4 tasks: to conquer, deter, punish and police. यूएस लीड जो कोएलिशन था, लोग ये नहीं है कि मतलब उसे एक अच्छी छवि है। आज भी जो यूएस लीड जो कोएलिशन बना उसके बारे में क्रिटिसिज्म बहुत हुआ। उसकी वीकनेस ये थी कि जो यूएन है उसने फटकार लगाई, जो अमेरिकन लोग थे उन्होंने भी इसको स्वीकार नहीं किया। और जिस तरह से जो इंपीरियल पावर, साम्राज्यवादी ताकतें हिस्ट्री में लोगों पर हमले करती आई हैं या देशों पर हमला करते आए, उनके 4 उद्देश्य थे: टू कनकर, कोई भी भूमि का अधिग्रहण करना; डेटर, दूसरे को युद्धों से रोकना; पनिश करना या पुलिस वाला काम करना। इसी तरह अमेरिका का इराक का जो इन्वेंशन था, इराक पर जब हमले किए उसमें भी अमेरिका की यही कैपेबिलिटी दिखी कि ये किस लिए कर रहा है। ये कोई सद्दाम हुसैन को इसलिए नहीं सजा दे रहा कि उसने वहाँ के लोगों को मारा। क्यों? क्योंकि वो वहाँ के तेल के कुएं हथियाना चाहता है, वो उसको पनिश करना चाहता है क्योंकि उसको अपने रिसोर्सेज का हिस्सा उसे नहीं दिया, और इसलिए उन पर हमले किए। और इसकी वजह से खुद अमेरिकन समाज, जो सोसाइटी के लोग हैं, या जो यूएन है, जो अमेरिका की डोमिनेंस वाली संस्था है, उसने अमेरिका को काफ़ी कुछ क्रिटिसाइज किया इस बारे में भी। where US military capability has thus far been shown to have world economy without paying the cost of maintaining its openness. आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।